बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे आप सेल्फ इंडक्शन के बारे में। देखो सेल्फ इंडक्शन जो होगा वो बेसिकली किसी कॉइल के अंदर होगा। क्या है, कैसा है, ध्यान से एक एक चीज को सुनना। मानो तुम्हारे पास एक कॉइल है, अब ध्यान से सुनो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं पहले बोल भी चुका हूँ। अगर मैं कॉइल बोलता हूँ तो कॉइल बोलूँ, इंडक्टर बोलूँ या सोलेनॉइड बोलूँ, आप समझ लेना तीनों एक ही चीज़ है। तीनों एक ही चीज़ है। कॉइल अगर सिंगल टर्न में हो, एक ही टर्न में हो, तब तो आप इसको इंडक्टर या सोलेनॉइड नहीं बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कॉइल में मैंने बहुत सारा टर्न कर दिया, बहुत सारे टर्न्स के कॉइल बना दिए और टर्न्स के बीच में थोड़ा सा गैप डाल दिया कुछ इस तरीके से, तो आप इसे कॉइल भी बोल सकते हो इंडक्टर भी बोल सकते हो और सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। अगर सॉरी, ये बहुत नज़दीक भी रहेंगे, ना के बराबर डिस्टेंस भी होगा इनके पास, तो भी इनके बीच में, तो भी आप इसको इंडक्टर सोलेनॉइड बोल सकते हो। समझे? मतलब ये तीनों चीज़ एक ही काम करती है, एक ही चीज़ ऐसा माना जा सकता है। सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन आप इसको, इसकी फिजिक्स जो है वो आप एक जैसा मान सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको कॉइल ही बोलूँगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये कॉइल है मान लो आपके पास, इसमें बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं। इस कॉइल के अक्रॉस मान लो तुम एक बैटरी लगा देते हो और मैंने एक स्विच लगा दिया। स्विच अभी ओपन है, जब तक स्विच ओपन रहेगा तब तक आपको पता है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया वैसे ही इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब एक बात समझो, जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं तो उसके बाद इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्विच क्लोज करने से पहले करंट कितना फ्लो हो रहा था इसके अंदर? 0। अब मान लो आपने स्विच क्लोज कर दिया और इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो देखो आप ऐसे मत समझो इस चीज़ को कि आपने स्विच बंद किया तो ऑन द स्पॉट करंट 10 एम्पियर होगा। ऑन द स्पॉट करंट 10 एम्पियर नहीं होता है, बल्कि आपका करंट जो है 0 से 10 एम्पियर तक इंक्रीज होता है। करंट जो है आपका इंक्रीज होता है, पर क्योंकि ये 0 से लेकर 10 एम्पियर तक करंट इतना जल्दी इंक्रीज हो जाता है या इतना फास्ट इंक्रीज होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, हमें लगता है ऑन द स्पॉट क्लोज करते 10 एम्पियर हो गया। 10 एम्पियर बहुत जल्दी हुआ, मानता हूं मैं, लेकिन अब क्लोज करने से पहले तो करंट इसके अंदर 0 था और 10 एम्पियर हुआ, तो वो 0 से ही 10 एम्पियर हुआ ना, मतलब 0 से करंट 10 एम्पियर बहुत जल्दी से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम लेता है 0 से 10 एम्पियर तक इंक्रीज करने के लिए कि हमें लगता है कि ऑन द स्पॉट बिना टाइम लिए हो गया बंद करते ही, लेकिन ये 0 से लेकर 10 एम्पियर तक इंक्रीज होता है। इस बात को समझो थोड़ा। अब सुनो, अगर मान लो ये नॉर्मल वायर या रेजिस्टेंस होता तो 0 से लेकर 10 एम्पियर तक करंट इंक्रीज होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपने एक इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर या फिर कॉइल, फिलहाल हम इसको इंडक्टर ही बोल रहे हैं, कॉइल भी बोल सकते हो इंडक्टर भी बोल सकते हो। अगर हम लोग ने ये कॉइल या इंडक्टर यहाँ पे लगा दिया है, तब ये 0 से लेकर 10 एम्पियर तक पहुंचने में समय लगाएगा, टाइम लगाएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन है सेल्फ इंडक्शन। देखो ये वर्ड सेल्फ इंडक्शन है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया है, जो कि गलत है। सेल्फ इंडक्टेंस वर्ड भी होता है, लेकिन उसको वो किसी और चीज को बोलते हैं, हम वो आगे आने वाला है। इन्होंने सेल्फ इंडक्शन को सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया है और उसके डेफिनेशन को भी लिख दिया है, वो गलत है, ये वर्ड गलत है। ये सेल्फ इंडक्शन होगा। इंडक्टेंस भी होता है, वो आगे मैं बताऊंगा कि किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्यों ऐसा होता है कि करंट इंक्रीज होने में टाइम लगाएगा और 0 से लेकर 10 एम्पियर में ऑन द स्पॉट नहीं होगा। अगर नॉर्मल वायर होता, रेजिस्टेंस होता, तो ये जैसे बंद करोगे वैसे 10 एम्पियर हो जाएगा मैक्सिमम करंट, मतलब 10 एम्पियर में बोल रहा हूँ मैक्सिमम करंट है, फट से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉइल या इंडक्टर लगा दिया तब ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? देखो कॉइल है, क्लियर है इतना, जैसे आपने स्विच क्लोज किया करंट 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो करंट यहाँ पे पहुंच रहा है, मतलब करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो करंट की वजह से क्या होगा बताओ ना। इस करंट की वजह से, करंट को मैं स्मॉल आई लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा ना। जब ये करंट यहाँ से जाएगा तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ना। जैसे मान लो कॉइल के अंदर अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी एंड क्लॉकवाइज हो ना, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा ऐसे अंदर जाता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो मान लो आपका कॉइल ऐसा, कॉइल में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है,
तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उस करंट की वजह से क्या होगा बताओ, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से मान लेते हैं आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे। अब ये कॉइल अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और इसके थ्रू आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। इस कॉइल के थ्रू क्या पास हो रहा है, इसका इंडक्टर के थ्रू क्या पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब जब करंट इंक्रीज होगा, जब आपका करंट इंक्रीज होने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रांग होगा और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट पे। इनफैक्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका फाई, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ गए? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे एल लिखते हैं और ये आपका फाई इज इक्वल टू एल आई आ गया। यहाँ पे एल इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो आपको एल दिख रहा है कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट है ना एल, इसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसको आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इस एल को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अगर करंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और करंट इंक्रीज हो रहा है, 0 से 10 एम्पियर तक करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है ना, तो करंट इंक्रीज होने की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और आपको भी पता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रखा है, फैराडेस लॉ पढ़ रखा है कि किसी कॉइल के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो ईएमएफ उसके अंदर करंट इंड्यूस कर देता है। इसका मतलब आप यहाँ पे करंट जब चेंज करोगे, चेंज होगा ही, करंट इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज करोगे करंट जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, और वो ईएमएफ क्या करेगा, अपना करंट भेजेगा जिसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। समझे? अब सवाल ये है कि वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो ईएमएफ आएगा नया, वो नए ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि जिसके वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को वो अपोज करेगा। ये बात आप कई बार सुन चुके हो। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें करंट इंड्यूस हो क्यों रहा है, ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि ये करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है और उस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो नया करंट इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसका रीज़न क्या है कि ये करंट बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो जो नया करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करेगा। करंट इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो, तो वो करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा या इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा वो, और अपोज करने के लिए ये इंड्यूस करंट उल्टे डायरेक्शन में अपना करंट भेजना चालू कर देगा और ये आपका इंड्यूस करंट है। इसको मैं I1 लिख देता हूँ, दिस इज योर इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट जो है वो इंक्रीजिंग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ऐसा नहीं है कि इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है आपके दिए हुए करंट को, लेंस लॉ फॉलो करेगा वो। लेंस लॉ क्या कहता है कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। अब मान लो आपका जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑलरेडी सर्किट क्लोज है, इंडक्टर लगा हुआ है और इसके थ्रू ऑलरेडी 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स है। अब क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब किसी ने क्या किया, इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। देखो ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, किसी ने सर्किट को ब्रेक कर दिया।
सर्किट ब्रेक होने की वजह से होगा क्या, करंट डिक्रीज होने लगेगा। अब करंट डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, फ्लक्स डिक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो करंट आएगा, इंड्यूस करंट, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यहां कहां कैसे होगा बताओ। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी अपोज करेगा। इस बार करंट 15 एम्पियर का जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ और इसीलिए करंट इंड्यूस हो रहा है। तो वो अब इस करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा। अब अगर वो इस करंट को डिक्रीज नहीं होने देना चाहता है तो वो करंट के डायरेक्शन में ही आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो इस बार इंड्यूस करंट जो है वो करंट के डायरेक्शन में ही आएगा। तो मैंने ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपका इंड्यूस करंट होता है वो आपके बढ़ते करंट को ही अपोज करेगा या जो करंट आपका आ रहा है उसको अपोज करेगा। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। करंट अगर बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में आएगा। करंट अगर आपका कम हो रहा है तो कम भी नहीं होने देगा, उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करंट आ जाएगा उसको बढ़ाने के लिए, या वो जो बढ़ रहा वो जो कम हो रहा है उसको अपोज करेगा, कम नहीं होने देगा। तो करंट कम हो रहा है तो कम नहीं होने देगा, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाएगा। करंट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, उसी डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, सॉरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। समझे? तो फिलहाल तो हम यहाँ पे बढ़ते करंट की बात कर रहे थे। तो इस बढ़ते हुए करंट को अपोज करने के लिए करंट इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये ईएमएफ दिखेगा कैसे आपको बताओ, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो आपका नया ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा। आप मान के चलो कि ये इस तरह का एक बैटरी जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया, ई इंड्यूस ईएमएफ, जो करंट उल्टे डायरेक्शन में भेज रहा है ताकि वो इंक्रीजिंग करंट को अपोज कर पाए। समझ गए? ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। अब अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहते हो सॉरी, तो वो कैसे निकालोगे? फैराडेस लॉ का यूज करके। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अच्छा इसी को हम बैक ईएमएफ बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो बैक ईएमएफ के बारे में हमने बात की थी। क्यों बैक ईएमएफ बोल रहे हैं? क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जो करंट आ रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में ये ईएमएफ करंट भेज रहा है और ये ईएमएफ उसको अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, करंट को स्लो कर दे रहा है। जो करंट ऑन द स्पॉट 0 से 10 एम्पियर पे फट से जा सकता था उसको अब वो टाइम लगाएगा, अब वो उसको फट से 0 से 10 एम्पियर तक जाने नहीं देगा, उसको स्लो कर देगा। तो क्योंकि अपोज कर रहा है ये ईएमएफ सामने वाले करंट को, इसकी वजह से उसको बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम उसको सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? फैराडेस लॉ के हिसाब से, लेंस लॉ के हिसाब से डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है बताओ? डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई का वैल्यू यहाँ पे एल इंटू आई हो जाएगा, एल इंटू आई। अब देखो एल तो कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं ऑफ द कॉइल, पी इज इक्वल टू माइनस एल बाहर आ जाएगा और ये आपका डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी को मॉड में डाल दिया। रीज़न ये है कि डी आई बाई डी टी आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? चेंज इन करंट अपॉन टाइम। मतलब यहाँ पे जो डी आई बाई डी टी है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। डी आई बाई डी टी जो है इट इज रेट ऑफ चेंज इन करंट। करंट जो चेंज हो रहा है वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा आपका कि आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझे? तो देखो ईएमएफ इंड्यूस किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना फास्ट करंट चेंज होगा उतना ही फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये अब डी आई बाई डी टी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा क्योंकि चेंज पॉजिटिव होगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो चेंज नेगेटिव हो जाएगा, डी आई बाई डी टी नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका ईएमएफ नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ईएमएफ। अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो ईएमएफ आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव।
लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का फिलहाल फंडा हटा देते हैं और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, डी आई बाई डी टी में मॉड लगा दिया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे। इससे हमें एल का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, और ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, एल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना है ये भी हमें पता चल गया, करंट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप बोल सकते हो कि करंट चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ध्यान से सुनना, करंट चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इसको सेल्फ इंडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये जो कॉइल आपको दिख रहा है, इस कॉइल में करंट चेंज हुआ और उसी कॉइल में फिर ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया। मतलब एक ही कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और उसी कॉइल में उस करंट चेंज होने की वजह से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है या फिर आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जा रहा है। क्योंकि दोनों एक ही कॉइल में हो रहा है इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। मतलब कॉइल ने खुद ही के अंदर करंट चेंज करके खुद ही ईएमएफ प्रोड्यूस करके खुद ही उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चालू कर दिया। तो क्योंकि एक ही कॉइल में करंट चेंज होकर उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का अगर डेफिनेशन देखोगे टेक्स्ट बुक में बड़े प्यार से दिया हुआ है, उन्होंने सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया है पर एक्चुअली वो सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन है, मैं नोट्स में दे दूंगा, आप पढ़ लेना। सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द सेम कॉइल। मतलब कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब जहाँ पे जो एल है आपका, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ देखो वर्ड आया सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस एल का अगर डेफिनेशन देखो तो आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। तो डेफिनेशन ऑफ एल दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, इक्वेशन 1 को देखोगे तो एल का वैल्यू फाई अपॉन आई आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई हो जाएगा। तो एक तो डेफिनेशन यहाँ से आ गया कि एल सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट करंट, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। इसको हम आप बोल सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दूसरा डेफिनेशन आपको दूसरे इक्वेशन से मिलेगा। दूसरे इक्वेशन में एल का वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, एल सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ईएमएफ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो ये क्या है, रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड टू द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अब चाहे यहाँ से डिफाइन करो चाहे यहाँ से डिफाइन करो, दो डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जाए तो कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, उसके साथ साथ फॉर्मूला आप लिख देना। तो नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ एल, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, एल का एसआई यूनिट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, एसआई यूनिट ऑफ एल। तो अगर आप देखोगे एल का, तो हम ये फॉर्मूला लेके चलते चलो, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो आप देखो ई का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर और नीचे आ जाएगा सेकंड, सेकंड को ऊपर भेज दो आप, ठीक है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। ना अगर आप सपोज करो वोल्ट वी है तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर मैं वी इज इक्वल टू आई आर लिखूं तो आई मतलब करंट होगा, करंट का एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर कैंसल आउट हो जाएगा। तो वोल्ट, देखो ये जो वोल्ट है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई का क्या होगा, एम्पियर होगा, एम्पियर और एम्पियर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओम सेकेंड या फिर ओम सेकेंड, और यही आपका ऐसा यूनिट है किसका, इंडक्टेंस का। पर हम इसको ओम सेकेंड ना लिखकर हमने इसको नाम देके रखा है, ओम सेकेंड को हेनरी नाम दे दिया है, हेनरी एच। तो इसका मतलब
आपका जो एसआई यूनिट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एल इज हेनरी। क्या है? हेनरी। और हेनरी का मतलब क्या होता है? 1 हेनरी इज सिंपली 1 ओम सेकेंड, या फिर 1 ओम सेकेंड बोल सकते हो, या फिर वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, एक ही चीज़ है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, सब एक ही यूनिट है। आप हेनरी बोलो या ओम सेकेंड बोलो या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर बोलो, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, हमने इसी का नाम हेनरी रख दिया है, या आप बोल सकते हो इसी का नाम हमने हेनरी रख दिया है। तो अब अगर बोला जाए आपको तो आप सीधा बोलो हेनरी। हेनरी का मतलब है ओम सेकेंड या वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, पर ऐसा यूनिट अगर पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे हेनरी है। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है वो आपका हेनरी है। समझ गए? तो ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे सोलेनॉइड का। मुझे जस्ट चेक करने दो टॉपिक अगला, आई थिंक वही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेफिनेशन हो गया आपका, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अच्छा, इससे पहले हम एल का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। एल का मतलब हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पे नहीं है, आगे मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड की बात करते हैं। जो सोलेनॉइड है, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि देखो सोलेनॉइड भी क्या है, एक इंडक्टर ही है समझ लो, या कॉइल ही है। तो हम स्पेसिफिकली सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू डिराइव करेंगे। तो मान लो आपके पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के थ्रू आपने करंट फ्लो करवाया। अब सोलेनॉइड के थ्रू अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो आप जानते हो कि उस करंट की वजह से इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। जो आपका चैप्टर था 10th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने सोलेनॉइड और टोरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है। चलो कैपिटल आई ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ना यहाँ पे n जो है इट इज सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने भी टर्न्स हैं उसको आप इसके लेंथ से डिवाइड कर दो। तो पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर के लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा, तो वही आपका n है। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब हम L निकाले कैसे, तो L का फॉर्मूला क्या है, फाई अपॉन आई है। तो पहले तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालोगे बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन अगर सिर्फ कॉइल में एक ही टर्न रहा तब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो एक्चुअली में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। समझ गए, n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। तो देखो आपका कॉइल जो है कुछ ऐसा है, अगर ये कॉइल है तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा बताओ, इसके परपेंडिकुलर यहाँ एरिया वेक्टर जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, क्योंकि कॉइल आपका ऐसे है ना, तो एरिया वेक्टर तो उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो आपका दोनों का जो थीटा का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा जो है वो 0 हो रहा है, तो आपका कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना बताओ, n इंटू बी इंटू ए, लेट दिस बी इक्वेशन 1। नाउ यहाँ आप देखो n का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम यहाँ पे स्मॉल l लेंगे क्योंकि कैपिटल L हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इंडक्टेंस के लिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, तो स्मॉल l यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखो आपको कैपिटल N का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n इंटू एल। इसे आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा n इंटू एल इंटू बी इंटू ए। और अब मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू डाल दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बताओ, फाई इज इक्वल टू एन एल
बी इज म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए, राइट। ये हो गया आपका फ्लक्स। या फिर आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, एल ए इंटू आई। ये आपका टोटल फ्लक्स जो इस सोलेनॉइड के थ्रू पास हो रहा है। अब मुझे बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस का दो फॉर्मूला हम देख चुके थे, एक तो फाई अपॉन आई और यहाँ पे ई अपॉन डी आई बाई डी टी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई हो जाएगा। तो फाई का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए इंटू आई डिवाइडेड बाय आई। तो आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का मिल जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ये रहा, समझ गए। अब L किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखो L एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का जो स्क्वायर करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पैक्ड होगा एक छोटे से लेंथ में, मतलब पर यूनिट लेंथ जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा उसका इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तीसरा आपका L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो एरिया जो होता है वो सर्कुलर एरिया ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो एरिया है वो सर्कल में है सोलेनॉइड का, तो हम एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो सर्कल का एरिया का दो फॉर्मूला होता है, एक पाई आर स्क्वायर होता है और एक डायमीटर के टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, अगर आपको पता होगा तो। नहीं तो आर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो आर की जगह पे डी बाई 2 डालोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 आपको मिल जाएगा। तो ये एरिया का दो फॉर्मूला आ गया आपके पास। अगर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो एल के फॉर्मूले में आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल या तो पाई आर स्क्वायर या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसा। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा कि आपका L जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या फिर डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोलेनॉइड का वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी मेन फॉर्मूला तो हमने यहीं पे डिराइव कर लिया था। सेल्फ इंडक्टेंस आपकी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर एल ए आर स्क्वायर डी स्क्वायर इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और फॉर्मूला आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का ये रहा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। सो दिस वाज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करेंगे यहाँ पे अब हम इंडक्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो इंडक्टेंसेस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा ही होता है जैसा आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आपके इंडक्टेंसेस का भी होता है। तो मान लो अगर आपने दो तीन इंडक्टर्स सीरीज में लगा दिए, ये इंडक्टर और ये इंडक्टर, और आपको ए और बी के बीच में टोटल कितना इंडक्टर मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज में लगाया आपने ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप टोटल इंडक्टेंस देखो, मान लो इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, इसका इंडक्टेंस L3 है, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब टोटल इंडक्टेंस ए और बी के बीच में टोटल इंडक्टेंस अगर आप सीरीज में देख रहे हो तो ऐड हो जाएगा सीधा। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस LS लिख देते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इट इज सिंपली L1 प्लस L2 प्लस L3। और भी इंडक्टेंसेस अगर इंडक्टर्स लगाए होते तो सारे के सारे इंडक्टेंसेस हम ऐड कर सकते हैं अगर सीरीज में है। तो अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रखा है, जैसे एक इंडक्टेंस ऐसा है, फिर दूसरा इंडक्टेंस ऐसा है, फिर तीसरा इंडक्टेंस आपका ऐसा है, और सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और तब हम ए और बी के बीच में चाहते हैं कि टोटल इंडक्टेंस हमको मिले, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा उसको हम लोग, ये मान लो L1 है, ये L2 है और ये L3 है, L2 है और ये L3 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऐड होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ये भी होता है, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो LP जो है वो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कि टोटल ओवरऑल इंडक्टेंस कम हो जाता है, रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, और सीरीज में टोटल इंडक्टेंस आपका बढ़ जाता है क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो जाता है। जैसे रेजिस्टेंस के साथ वैसे ही यहाँ पे आपका इंडक्टेंस के साथ भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो समझ लेना कि आपके पास एनर्जी भी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होता है चार्जेस के, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास करंट की वजह से आएगा। तो मान लो आपके पास कोई वायर है या कॉइल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब करंट भी होगा, तो करंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो आपके पास एनर्जी होगा, मतलब उस कॉइल के अंदर एनर्जी होगा। तो अगर आपके पास कोई कॉइल है, लेट्स से कॉइल बोलूँ, सोलेनॉइड बोलूँ, इंडक्टर बोलूँ, एक ही बात है, और इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी भी है। अब ये मैग्नेटिक एनर्जी कितना है ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टर में अगर आप करंट भेजते हो, मान लो आपने बैटरी यूज़ किया और बैटरी यूज़ करने के टाइम पे जैसे आपने कॉइल को क्लोज किया तो यहाँ करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, करंट बढ़ना चालू हो जाएगा, और जैसे ही आपका करंट बढ़ना चालू होगा तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। अब ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? उल्टे डायरेक्शन में करंट भेजेगा। जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, मान लो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये उल्टे डायरेक्शन में करंट भेजकर आपके इंक्रीजिंग करंट को स्लो करेगा। अब इंक्रीजिंग करंट को स्लो कर रहा है, अब लेकिन ये बैटरी क्या कर रहा है कि इस जो अपोजिंग ईएमएफ है उसके अगेंस्ट फिर भी ज़बरदस्ती करंट भेज रहा है, क्योंकि करंट तो फिर भी ये बढ़ेगा ही। पहले जितना फास्ट बढ़ सकता था उतना फास्ट अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई सामने से कोई अपोज कर रहा है, सामने से इंड्यूस ईएमएफ जो है, ये इंड्यूस ईएमएफ अपना करंट भेज के इसकी बैंड बजा रहा है, इसको अपोज कर रहा है, इसके साथ झगड़ा कर रहा है, लेकिन फिर भी इस ईएमएफ के अगेंस्ट ये तो अपना करंट खुद को भेजेगा ही। करंट भेजने का मतलब क्या होता है? करंट भेजने का मतलब होता है चार्ज को भगाना। तो अब ये चार्ज को भगा रहा था, बैटरी चार्ज को भगा रहा था, लेकिन जब चार्ज भाग रहा था तो ये बीच में आ गया, ये उल्टे डायरेक्शन में चार्ज को रोकने लगा। उल्टे डायरेक्शन में करंट देने का मतलब क्या है कि अब चार्ज को रोकने लगा सामने से। तो इस ईएमएफ के अगेंस्ट अब इस करंट को बढ़ना है, इस ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके अगेंस्ट अब चार्ज को फ्लो करवाना है, समझे? तो इस प्रोसेस में देखो होता क्या है, पहले तो हम इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू लिख लेते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो क्या होगा बताओ? यहाँ पे हुआ है सेल्फ इंडक्शन पहले तो, और सेल्फ इंडक्शन में ई का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी भी देखा था, -L/di/dt, ये होता है ना, -L/di/dt, ये आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। ओके, ना देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आपका ईएमएफ है, चलो ठीक है, ये ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुआ और जो सामने वाला करंट है उसको आने नहीं दे रहा है, सामने वाले करंट को आई थिंक मतलब अपोज कर रहा है, सामने से जो चार्जेस फ्लो होने की कोशिश कर रहा है उसको अपोज कर रहा है। लेकिन आपका जो ये बैटरी है ये हार नहीं मानेगा, वो क्या करेगा? इस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट चार्ज को भेजेगा और ज़बरदस्ती भेजेगा। ज़बरदस्ती भेजने के लिए इसको एनर्जी लगेगा, और ये एनर्जी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टोर होने लगेगा, समझे? अब देखो अगर हम ईएमएफ की बात करें तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूँ। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है चार्ज को भगाने के लिए बैटरी आपका कितना वर्क डन कर रहा है।
वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, यही आपका ईएमएफ होता है। तो ऐसे में मुझे एक बात बताओ कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। अब आपका जो बैटरी है बाहर का वो क्या करेगा, इस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन करके चार्ज को डिपॉजिट करेगा, धीरे धीरे चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है। तो मान लो आपका जो बैटरी है, वर्क डन टू ट्रांसफर dq चार्ज अगेंस्ट EMF E। अगर मान लो उसको dq चार्ज को भगाना है इस EMF के अगेंस्ट, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होगा। अब क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज लेके रखा है हमने, मान लो इस बैटरी को बहुत छोटा सा चार्ज भगा के इसके थ्रू लेके जाना है dq, तो उसके लिए जो वर्क डन लगेगा वो भी बहुत छोटा लगेगा, तो उस वर्क डन को भी मैं dw लिख रहा हूँ। और dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई। पर यहाँ पे चार्ज q के बजाय dq लिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा चार्ज, तो dq लिख दो इंटू ई। पहले मैं ई लिख देता हूँ, ई इंटू dq। ये हो गया आपका फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला q इंटू ई होता है, यहाँ पे वही हमने लिख दिया q इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा चार्ज है वो क्या है, dq है, और EMF आपका E है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो EMF है वो आपके चार्ज ट्रांसफर को अपोज कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका EMF E है उसके अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। वर्क डन करने का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर करना, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो ये जो बाहर का बैटरी है वो क्या कर रहा है, इस EMF के अगेंस्ट चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है। तो वर्क डन क्योंकि EMF के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए ये वर्क डन आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, dw इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dq। अब E का वैल्यू क्या है बताओ, इसमें मिटा देता हूँ, ये आप याद रखना, नहीं तो नोट डाउन कर लेना कहीं पे। अब E का वैल्यू ऊपर से उठा लो, तो E का वैल्यू ऊपर से उठाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये E का वैल्यू डाल दिया और dq तो है ही पहले से, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई। अब इस dt को उठा के dq के नीचे डाल दो, तो ये dq बाई dt हो जाएगा। अब आपको पता है dq बाई dt क्या होता है, dq बाई dt होता है करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो चार्ज अपॉन टाइम जो होता है वो करंट हो जाता है। तो क्योंकि हमें पता है कि dq बाई dt जो है वो होता है करंट I, तो इसलिए अब हमारे पास जो वर्क डन है, छोटा सा वर्क डन जो किया गया था dw, वो क्या हो जाएगा, एल डी आई इंटू आई। एल dw इज इक्वल टू एल डी आई इंटू आई, या इसको आप ऐसे लिख दो, dw इज इक्वल टू एल इंटू आई इंटू डी आई। ठीक है, ये वर्क डन कौन कर रहा है बताओ, ये वर्क डन आपका बाहर बैटरी कर रहा है। किसके अगेंस्ट कर रहा है, इस EMF के अगेंस्ट चार्ज को धकेल रहा है। तो जब वो dq चार्ज को धकेल के भगाएगा तो बैटरी dw इतना वर्क डन कर चुका होगा, मतलब इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर चुका होगा। और आपको पता है कि ये एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टोर हो जाता है, सोलेनॉइड में जाके स्टोर हो जाता है, समझे। तो मान लो आपका जो ये, और आप धीरे धीरे इससे करंट बढ़ने लगेगा, जितना ज़्यादा चार्ज वो भगाना चालू करेगा उतने ज़्यादा आपका करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो बैटरी है वो और ज़्यादा चार्ज को ढकेले जा रहा है, और उसके लिए वो और ज़्यादा वर्क डन किए जा रहा है। वो जो भी वर्क डन कर रहा है वो जाके इस मैग्नेटिक फील्ड में जाके स्टोर हुए जा रहा है, समझे। तो मान लो आपका जो करंट है वो करंट इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू I। आपका करंट स्टार्टिंग में तो 0 था, बाद में बैटरी ने धकेल के करंट कितना कर दिया, I कर दिया। तो I मैक्सिमम करंट है, I से ज़्यादा करंट अब इसमें फ्लो नहीं होगा, लास्ट करंट होगा। तो बैटरी मैक्सिमम करंट I तक लेके चला गया। कैसे लेके गया, इस इंड्यूस EMF के अगेंस्ट चार्जेस को धकेल के अपना एनर्जी ट्रांसफर करके, या वर्क डन करके आप बोल सकते हो। इसने जो भी वर्क डन किया करंट को 0 से लेकर I एम्पियर तक बढ़ाने के लिए, वो वर्क डन हम लोग यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। हमने फिलहाल यहाँ पे बहुत छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया है dq के लिए, लेकिन अब हमें पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। बैटरी ने कितना वर्क डन किया 0 एम्पियर से पूरा मैक्सिमम करंट तक ले जाने के लिए, उसने कितना वर्क डन किया, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
ये dw हो गया, छोटा सा वर्क डन, छोटा सा चार्ज धकेलने के लिए, टू टोटल वर्क डन टू इंक्रीज करंट, फ्रॉम 0 to I एम्पियर। 0 to I तक करंट ले जाने के लिए बैटरी ने जो भी वर्क डन किया है उसमें W ले लेते हैं। ये टोटल वर्क डन है। ये टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा आपको? जो छोटा सा वर्क डन आपने निकाला उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करने पर टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर I तक जाएगा, I जो कि मैक्सिमम करंट है आपका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ I आपका जो है I इज मैक्सिमम करंट I है। तो 0 से लेकर मैक्सिमम करंट तक कितना वर्क डन किया है वो हम चेक कर लेते हैं। 0 से लेकर I, dw का वैल्यू क्या है बताओ? L I इंटू डी आई। अब देखो L क्योंकि कांस्टेंट है सॉरी, तो बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू L इंटीग्रेशन ऑफ I डी आई फ्रॉम 0 टू I। सो योर वर्क डन विल बी इक्वल टू L I डी आई। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो x के जगह पे बस I आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ I डी क्या हो जाएगा? I स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सिंपल है। और आपका लिमिट 0 से लेकर I तक है। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आप जानते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि जो वेरिएबल I है, I की जगह पे पहले अपर लिमिट आएगा I, तो आप I की जगह पे पहले अपर लिमिट I डाल दो तो I स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर आपको माइनस लिखना है और फिर आपको यहाँ पे लोअर लिमिट डालना है I की जगह पे, तो लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? वर्क डन इज इक्वल टू L इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2 और वर्क डन इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। ये वर्क डन बैटरी ने किया, EMF के अगेंस्ट किया, करंट बढ़ाने के लिए, चार्जेस भगाने के लिए। और ये सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? ये वर्क डन जो भी वर्क डन का मतलब इतना एनर्जी ट्रांसफर किया बैटरी ने, वो सारा वर्क डन या एनर्जी स्टोर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस वर्क डन मतलब एनर्जी ट्रांसफर जो किया है बैटरी ने, इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में ये पूरा स्टोर हो जाता है, इसको हम UM लिख सकते हैं। तो दिस UM इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन और UM इज सिंपली इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है। किसके अंदर स्टोर हो जाती है बताओ? आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर। तो जितना ज़्यादा देखो आपका जो एनर्जी है वो करंट पे प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी भी होगा, समझे? तो अगर आपके पास सोलेनॉइड है उसमें बहुत करंट है तो बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत करंट होगा तो बहुत ज़्यादा उसके पास मैग्नेटिक एनर्जी भी होगा उस सोलेनॉइड के अंदर, समझे? तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स में मान लो हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m है और मान लो वो v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक उसी टाइप का इक्वेशन है जो कि आपका मैग्नेटिक एनर्जी है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैग्नेटिक एनर्जी आ जा रहा है, सॉरी Li स्क्वायर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या आ जा रहा है? मैग्नेटिक एनर्जी आ जा रहा है। हाफ की जगह पे आ रहा है, मास की जगह पे L आ जा रहा है, वेलोसिटी की जगह पे करंट आ जा रहा है। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी, ध्यान से देखो, जितना ज़्यादा आपका वेलोसिटी है उतना ही ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होता है ना? और यहाँ पे बीच में मास आ रहा है, यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा करंट है उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक एनर्जी है। और मास की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? L आ रहा है, जिसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। देखो जो काम मोशन के दौरान, बॉडी का मोशन जो होता है, जब बॉडी का मोशन होता है
उस दौरान जो काम आपका मास का है वही काम यहाँ पे आपका इंडक्टेंस एल का है। मास का क्या काम है? देखो मास जो होता है, मास इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या होता है? देखो इनर्शिया का मतलब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ा होगा तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर मान लो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, या अगर वो मोशन में है तो जिस स्पीड में है, जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है वो उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा। वो खुद के मोशन को चेंज नहीं कर सकता। मान लो अगर कोई बॉडी है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो वो एक ही लाइन में 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलता जाएगा। अपने वेलोसिटी को चेंज करना बॉडी के बस में नहीं है, खुद नहीं कर सकता वो। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। अगर आपको चाहते हो कि आप उसकी वेलोसिटी चेंज हो तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते तो रुक जाती है, अपने आप नहीं रुक सकती है। कोई भी बॉडी अपने आप अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है। यही तो प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। बॉडी जैसी है वैसे ही रहेगी मोशन में, चाहे मोशन में रहे तो मोशन में, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर आपको कोई चेंजेस लाना है तो बाहर से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे? तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए, हम बोलते हैं बॉडी में उतना ही ज़्यादा इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब आप समझ लो कि ढीठपना, मुझे मेरा मोशन नहीं बदलना है। तो बॉडी रेस्ट पे है तब वो नहीं चाहेगी कि मैं रेस्ट पे से मोशन में आऊँ, या बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो वो अपने वेलोसिटी को बदलना नहीं चाहेगी, जैसा है वैसे ही रहना चाहता हूँ मैं। इस ढीठपने को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही ज़्यादा ढीठ होगा और उसका मोशन बदलना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लो कि सामने साइकिल है आपकी और ट्रक है, तो ट्रक में बहुत इनर्शिया होगा, उसके मोशन को बदलना या उसको मोशन में लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू साइकिल। साइकिल को बड़े आसानी से आप धक्का मार के मोशन में ला सकते हो। साइकिल के अंदर इनर्शिया कम होती है, बहुत ईजीली आप उसके मोशन को बदल सकते हो, समझे? तो ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा इनर्शिया किस में और कम इनर्शिया किस में? बॉडी के मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी के मोशन को चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना। तो ये मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और साइकिल का मास कम है, इसकी वजह से उसके अंदर इनर्शिया बहुत कम है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मोशन में लाना। उसी तरीके से आपका जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस भी जो है इसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोल सकते हैं। आपका जो एल है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। देखो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया यानी कि एल, ये भी क्या करता है अपने अंदर, मतलब अगर मान लो कोई कॉइल है मान लो, और कॉइल के अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो, तो ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा, अपोज करेगा। अपोज क्यों करता है? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। हमने पढ़ रखा है ना कि अगर मान लो करंट इंक्रीज होना चालू हुआ कि बस ये उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, अपोज करने की कोशिश करेगा कि ना भाई, जो आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो मैं उसको नहीं लाने दूंगा। इनर्शिया की प्रॉपर्टी यही है ना। ट्रक है, मान लो ट्रक रेस्ट पे है और उसको कोई चलाने की कोशिश करेगा तो ट्रक बोलेगा मुझे नहीं चलना है, समझे? और जितना ज़्यादा भारी होगा वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा कि मैं जैसा वैसा ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस मत लाओ। और चेंजेस लाना है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। वैसे ही जब आप करंट इंक्रीज करना चालू करते हो किसी कॉइल में, तो कॉइल उसको रोकने की कोशिश करता है, उसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करके। अब इस कॉइल का एल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये ऑपोजिशन होगा, उतना ही ज़्यादा ये सामने करंट को रोकने की कोशिश करेगा और करंट को बढ़ने नहीं देगा, समझे? तो एल एक्चुअली में बोला जाता है, इट इज़ जो इंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। कॉइल के अंदर जो चेंज होने वाला है उस चेंज को होने नहीं देगा। करंट अगर बढ़ने लग रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, करंट अगर कम होने की कोशिश कर रहा है तो कम नहीं होने देगा। मतलब जो चेंज हो रहा है करंट में उस चेंज को वो अपोज करता है। कौन अपोज करता है? इंडक्टेंस। ये एल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा और उतना ही ज़्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा, करंट को चेंज न होने देने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मास मोशन के दौरान मोशन में कोई चेंजेस नहीं होने देना चाहता है,
तो मास वहाँ पे इनर्शिया का काम कर रहा है मोशन में, और करंट न चेंज होने देने की वजह से हम इस एल को क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। वहाँ मोशन को रेजिस्ट किया जा रहा है, मतलब रेजिस्ट इन द सेंस मोशन में कोई चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, किसके द्वारा, मास के द्वारा। यहाँ पे करंट में चेंज नहीं होने दिया जा रहा है, किसके द्वारा, एल द्वारा। एल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑपोजिशन होगा। सो एल इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। समझ गए चीज़, एल का मतलब। तो ये अपोज करता है, करंट में चेंज होने को ये अपोज करता है। कौन, एल इंडक्टेंस। ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। और आपका जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आई थिंक एनर्जी डेंसिटी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी इज सिंपली, एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लोग U लिख देते हैं, और फिलहाल यहाँ पे UB लिखेंगे क्योंकि हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो मैग्नेटिक एनर्जी था हमारे पास UM, कहाँ गया, यही आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें, उसको UV लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी UM अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो हमारे पास सोलेनॉइड है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, सॉरी। मान लो हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी आएगा। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। इसकी एनर्जी UM मान लेते हैं। तो अगर इसकी एनर्जी डेंसिटी UB निकालते हो तो क्या आएगा बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था, हाफ Li², ये था ना मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ Li² अपॉन वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किसका निकालना है, सोलेनॉइड का निकालना है, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड एक सिलेंडर जैसा है, सोलेनॉइड एक सिलेंडर जैसा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, याद रखना, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो ये जो एरिया है ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब हाइट की जगह हम क्या करेंगे, इसका लेंथ ले लेंगे, तो जो वॉल्यूम होगा वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगा। तो वॉल्यूम विल बी, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ, यही इस सोलेनॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है इतना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो UB का वैल्यू आ गया हमारा होगा हाफ Li² अपॉन, या 2 नीचे ले लो आप यार, Li² अपॉन 2A इंटू L, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस याद करो, सोलेनॉइड का हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस क्या निकाला था, L का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो। चलो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हमने डिराइव किया था, ये देखो ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, μ0 n² L इंटू ए, μ0 n² L इंटू ए, μ0 n² L इंटू ए, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड है। बस ये वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दो। सो देयरफॉर UB क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, Li², L का वैल्यू तो ये हो जाएगा μ0 n² L इंटू ए इंटू I² अपॉन 2AL। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A इंटू L, ये होगा ना। L और L हो जाएगा कैंसिल, A और A हो जाएगा कैंसिल, L और L हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी डेंसिटी का वो होगा μ0 n² इंटू I² अपॉन 2। अब देखो μ0 इंटू आई है, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे μ0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे अगर आप μ0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर μ0² हो जाएगा, n² I²। ऊपर आपने μ0 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी μ0 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, μ0 n इंटू आई का होल स्क्वायर अपॉन
टू म्यू नॉट, ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। ये हम यूज़ भी कर चुके हैं और हम डिराइव भी कर चुके हैं 10th चैप्टर से। तो इसको अगर उठा के इक्वेशन 1 में डाल दोगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की जगह पे बी डाल दो, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये रहा आपका एनर्जी डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में आपका इतना एनर्जी है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये आपका एनर्जी डेंसिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। आई बात समझ में? तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था कि एक कॉइल में जब करंट चेंज हो रहा था तो उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो गया। उस ईएमएफ ने क्या किया, उस चेंजिंग करंट को अपोज करना चालू किया। तो करंट चेंज होने की वजह से, एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो गया। इसको हमने सेल्फ इंडक्शन बोला, क्योंकि एक ही कॉइल में, जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा था उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा सा अलग है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास 2 कॉइल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉइल है और ये जो पहला कॉइल है इसके अंदर करंट चेंज होगा। बैटरी लगाया हमने, स्विच लगाया, इसके अंदर करंट चेंज होगा। तो इस कॉइल को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट चेंज होगा उसे प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। और उसके जस्ट बगल में नेबर में इसके दूसरा कॉइल रख देंगे हम लोग। और ये जो दूसरा कॉइल है इसमें कोई बैटरी नहीं लगेगा, इसमें बस हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे स्विच को क्लोज करोगे इसके अंदर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो करंट होगा उसको हम लोग प्राइमरी करंट बोलेंगे, या करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो आईपी होगा। और जब ये आईपी इंक्रीज होने लगेगा तो करंट की वजह से इसके अंदर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, अब देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा फैलेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये कॉइल इसके जस्ट बगल में ही रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस कॉइल के थ्रू भी पास हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू तो पास हो ही रहा है, इसके पास भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ये जो दूसरा कॉइल जिस इसके बगल में रखा हुआ है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। दिस इज सेकेंडरी कॉइल। अब सुनो, अगर ये प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज होता है तो इस करंट इंक्रीज होने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वो सेल्फ इंडक्शन हुआ। तो ये तो सेल्फ इंडक्शन इसमें होगा ही, साथ साथ क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस सेकेंडरी कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जो बगल में पड़ा हुआ है। और सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है उसको हम लोग फाई एस लिख देते हैं। फाई एस इज फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो ध्यान से देखो, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा। और सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फैराडेस लॉ के हिसाब से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? तो इस बार करंट इंड्यूस किस में हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। इस बार ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग ES लिख देते हैं। ठीक है, ES, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें अब क्या हो रहा है ना कि करंट एक कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ किसी दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है कि एक में करंट चेंज होगा और उसके बगल वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हालांकि इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, याद रखना, उसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन तो हो ही रहा है इसके अंदर, उसके साथ साथ बगल वाले कॉइल में जो है आपका म्यूचुअल इंडक्शन भी हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बगल वाले कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये पता कैसे चलेगा? जैसे ही आप यहाँ इसका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है वैसे इसके अंदर भी करंट आना चालू हो जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है आपको करंट बता देता है कि इतना करंट आया है, जबकि इसके अंदर हमने बैटरी लगाया नहीं था, कुछ नहीं लगाया था। तो इसमें
ये फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और ये ईएमएफ करंट भेजता है। तो यहाँ पे एक कॉइल में करंट चेंज होता है और दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। समझे? इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ आ रहा है ये हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके पहले उन्होंने क्या लिखा था कि जो आपका फ्लक्स है वो फ्लक्स करंट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और इसमें भी यही बात हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका करंट होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर उतना ही ज़्यादा आपका सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स होगा। इवन प्राइमरी के अंदर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, प्राइमरी कॉइल में भी सेकेंडरी कॉइल में भी। पर फिलहाल हम सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। अब ध्यान दो, करंट हम प्राइमरी कॉइल का ले रहे हैं, फ्लक्स लेकिन हम सेकेंडरी कॉइल का ले रहे हैं, दोनों म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को हम L न लिखकर इस बार M लिख रहे हैं। वहाँ हमने L लिखा था, यहाँ पे हम इसको M लिख रहे हैं। और वहाँ पे हमने L को क्या बोला था, हमने वहाँ पे L को बोला था सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे हम M को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है ये, इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वहाँ पे उन्होंने L को क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पे इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो फैराडे लॉ के हिसाब से देखेंगे। ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस उसका फ्लक्स जितना फास्ट चेंज हो रहा है माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब फाइव का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से डाल सकते हो। डी बाई डी टी ऑफ फाइव का वैल्यू क्या है, m इंटू आई पी। तो m इंटू आई पी सब्सिट्यूट कर दो इसके अंदर। तो m इंटू आई पी अगर सब्सिट्यूट करोगे तो m कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी आई पी बाई डी टी। इतना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा किस बात पर डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में कितना तेजी से करंट चेंज हो रहा है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई पी बाई डी टी जो है, डी आई पी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल। तो यहां पे देखो करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और ईएमएफ ईएस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझे? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो माइनस साइन अगर हटा दें तो हम यहाँ पे डी आई पी बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको m का फॉर्मूला मिल जाएगा ई एस अपॉन डी आई पी बाई डी टी। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे आपका m का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन m, जैसे L आया था वैसे m आया, रेशियो सेम है, क्वांटिटी सेम है, बस यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी दो चीज़ें आ गई हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगेन डेफिनेशन ऑफ m, तो m के डेफिनेशन के लिए हम दो डेफिनेशन इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं, इसका दो फॉर्मूले का यूज़ करके। एक तो पहला वाला फॉर्मूला m इज इक्वल टू फाइव एस अपॉन आई पी हो जाएगा, फाइव एस अपॉन आई पी, और दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी बाई डी टी। कैसे डिफाइन करोगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, या फिर इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। दो डेफिनेशन जैसे L का था वैसे m का भी है। देखो दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए m और L दोनों का SI यूनिट सेम है। SI यूनिट ऑफ m जो होगा ये भी आपका हेनरी होगा, हेनरी या फिर H होगा। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस m को भी हेनरी में ही मेजर करते हैं, L को भी हेनरी में मेजर करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है ना। वहाँ पे आपका फाइव अपॉन आई था, यहाँ पे भी फाइव अपॉन आई है, बस एक सेकेंडरी का है और एक प्राइमरी का है, पर क्वांटिटी सेम है, यूनिट भी आपका सेम होगा, हेनरी होगा।
तो ये बात हो गई आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस की। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है और ईएमएफ आपका दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की। टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपके टेक्स्ट बुक में ना म्यूचुअल इंडक्टेंस को बड़े ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया है। 5 1 2 2 1 1 2 करके, पता नहीं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जिस हिसाब से मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी का एग्जाम्पल लेके, इसी तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। देखो कैसा होता है ना कि चीज़ें आसान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंस का साइन ये है कि आप चीज़ें आसान करके बताओ। पर लोगों को लगता है कि अगर मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैंने लिख दी है तो इसका मतलब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े सिंपल तरीके से लिखा जा सकता था, जो कि पहले के टेक्स्ट बुक में लिखा था, लेकिन फिलहाल पता नहीं क्या सूझा है इनको, और बुक में एकदम ही अलग तरीके से लिख दिया है उसको, बड़ा कन्फ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप ये जो आसान सिंपल सा तरीका है आप इस तरीके से लिखोगे, और अगर सामने वाला टीचर समझदार होगा तो आपके मार्क्स में कुछ हेरफेर नहीं करेगा वो। चलो ठीक है, बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब देखो क्या होता है। एक्चुअली में अगर सपोज करो आप प्राइमरी कॉइल यहाँ रखते हो और इसमें करंट चेंज होता है, राइट, करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में, जिसके वजह से यहाँ पे फ्लक्स आएगा, और प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने सेकेंडरी कॉइल भी रखा हुआ है। तो आपका जो सेकेंडरी कॉइल है वो मान लो यहाँ पे है। अब देखो सेकेंडरी कॉइल अगर आप एकदम चिपका के रखोगे तब तो इसमें अच्छा खासा फ्लक्स पहुंच जाएगा। देखो सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा दूर रखा हुआ है उसको, तो सारा का सारा फ्लक्स तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपने नज़दीक रखा है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स पहुंच जाएगा। पर मान लो आपने एक कॉइल को यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत ही दूर रख दिया है, तो हार्डली बहुत कम फ्लक्स यहाँ तक पहुँच पाएगा, बहुत कम फ्लक्स यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको ये बताता है कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक कितना ज़्यादा फ्लक्स पहुंच चुका है, कितना परसेंट फ्लक्स पहुंच चुका है, समझे? तो अगर मान लो आपका प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो 5s है, और सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचते 5p है, और सेकेंडरी कॉइल तक ये फ्लक्स पहुंचते 5s हो गया। तो आपका जो रेशियो है 5s/5p, यही आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग k होता है, समझे? इसका मतलब 5s = k × 5p हो जाएगा। अब देखो इसमें इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो k का वैल्यू है, मैक्सिमम k का वैल्यू 1 हो सकता है। k का वैल्यू अगर 1 हो गया, इसका मतलब सारा का सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच चुका है। ये कब होता है आपको पता है क्या? जब आप सेकेंडरी कॉइल को भी प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही बांध दो, तब तो सेकेंडरी कॉइल से जो भी फ्लक्स पास होगा वो सारा का सारा प्राइमरी से भी पास हो जाएगा। तब आपका k का वैल्यू 1 हो जाएगा और 5s और 5p इक्वल हो जाएगा। उसके अलावा k का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, k का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपका जो सेकेंडरी कॉइल है, अब k का वैल्यू 2 थोड़ी ना हो सकता है। k का वैल्यू 2 अगर कर दोगे तो 5s = 2 × 5p, मतलब प्राइमरी कॉइल के पास जितना फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल के पास उसका डबल हो जाएगा। ये कैसे? उसके पास जाएगा तो कम होगा ना, इसलिए k का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है। k इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अब आपके बुक में k का जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया गया है, और भगवान ही जाने कि उन्होंने किस तरीके से और क्या क्या लिख के डिराइव किया है, तो उस डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो अच्छा खासा डेरिवेशन है इसका, लेकिन वो पार्ट आपके बुक में दिया हुआ नहीं है। आपके बुक में लपेट के किसी तरीके से डिराइव करके फॉर्मूला लास्ट में लिख दिया है, जिस डेरिवेशन का मेरे हिसाब से तो कोई सेंस नहीं बना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है वो। इसका एक्चुअल डेरिवेशन बड़ा प्यारा सा डेरिवेशन है, और वो थोड़ा ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है।
और अगर क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, लपेट के ही कुछ डाल दिया है, तो बेटर ये है कि ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ो। तो आप सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के है, के मतलब समझ गए ना कि कितना हिस्सा आपका फ्लक्स यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये के का वैल्यू बताएगा आपको। के का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक पहुँच चुका है। तो के का जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला बना है m/√L1L2। m क्या है? m जो है इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस और L2 इसका सेल्फ इंडक्टेंस, इन सब में रिलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू आ गया, और यहाँ से अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस m का वैल्यू निकालना चाहते हो तो k/√L1L2 आ जाएगा। समझे? उसी k का वैल्यू अगर सपोज करो आपका 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कपलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट कपलिंग मतलब अगर आप एक के ऊपर दूसरा चढ़ा दोगे तो सारा का सारा फ्लक्स पास हो जाएगा एक का दूसरे के अंदर, इसको परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं। अगर k ग्रेटर देन 0.5 है तो उसे हम लोग टाइट कपलिंग बोलेंगे, मतलब अच्छी खासी कपलिंग है और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स पहुंच जा रहा है। अगर k का वैल्यू लेस देन 0.5 है तो इसको हम लोग लूज कपलिंग बोलते हैं, तब जो है वो ज़्यादा फ्लक्स पहुंच नहीं पा रहा है। k का वैल्यू 0 भी हो सकता है। k का वैल्यू 0 किस केस में होगा बताओ? एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। कोई भी फ्लक्स पहुंच नहीं रहा है, अगर आप एक कॉइल प्राइमरी कॉइल ऐसे रख रहे हो और सेकेंडरी कॉइल आप ऐसे रख रहे हो इसके परपेंडिकुलर, तब तो भाई फ्लक्स ऐसे पास होगा, और इसके थ्रू कहाँ फ्लक्स पास होने वाला है? आपने तो परपेंडिकुलर रख दिया, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा अगर आपने परपेंडिकुलर रख दिया तो। और ऐसे केस में k का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, कोई कपलिंग नहीं है, कोई फ्लक्स यहाँ से वहाँ पास नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। समझ गए? अब बच्चों आपका लास्ट टॉपिक होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये आपका लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का। ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने में काम आता है। अगर हमारा वोल्टेज जो है, जो भी हमारा वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, अगर वोल्टेज सप्लाई को बढ़ाना हो या घटाना हो तब हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब यहाँ पे भी आपका प्राइमरी कॉइल होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा, और आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करेगा। तो अब पहले तो मैं ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना देता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ध्यान से देखते रहना किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं सॉरी कि हम यहाँ पे एक कोर ले लेते हैं। कोर लेने का मतलब ये है आयन का कोर ले लेते हैं, मतलब एक मेटल का कोर ले लेते हैं। इस तरीके से कुछ मैं बताता हूँ मेटल का कोर क्या होता है। जैसे मान लो एक मटेरियल है आयन का, सॉफ्ट आयन का मटेरियल होता है, उस सॉफ्ट आयन का एक मटेरियल हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब ये सॉफ्ट आयन का मटेरियल हम क्यों लगाते हैं? इसको कोर बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर का कोर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कोर। किससे बना होता है? ये सॉफ्ट आयन से बना होता है। ये कोर की जरूरत क्यों पड़ती है? कोर क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको अपने अंदर समेट लेता है और बिखरने नहीं देता है। जैसे मान लो कॉइल है, कॉइल के अंदर आपने करंट पास किया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अब वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है बिखर जाएगा, तो ये क्या करता है, उसको समेट लेता है अपने अंदर, और बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को बिखरने नहीं देता है, अपने अंदर से समेट के यहाँ तक पहुँचा देता है। प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल तक वो समेट के सारे फ्लक्स को पहुँचा देता है। ये काम होता है आपके आयन कोर का या सॉफ्ट आयन कोर का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉइल बनाएंगे। तो एक तो आपका प्राइमरी कॉइल होगा और इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जो इसके ऊपर कोर के ऊपर लपेटा होगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका प्राइमरी कॉइल हो गया। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बनाए हैं
उस नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग NP लिखेंगे, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स। और अब इसके अंदर करंट पास होगा, जो भी करंट आपके प्राइमरी कॉइल के अंदर होगा उससे हम लोग IP बोलेंगे, ठीक है। इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को ये कोर क्या करेगा, अपने अंदर से समेट कर यहाँ तक पहुँचा देगा, सेकेंडरी कॉइल तक पहुँचा देगा। नहीं होता कोर तो फिर ये बिखर जाता, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो इसलिए हमको ये कोर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ पे आप सप्लाई करोगे मान लो EMF, करंट ऐसे तो आएगा नहीं, अपने आप तो नहीं आएगा ना, तो हम यहाँ पे EMF सप्लाई करते हैं, AC करंट सप्लाई करते हैं। और AC करंट का मान लो EMF जो है वो यहाँ पे EP होगा, प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो भी हम EMF सप्लाई कर रहे हैं वो EP होगा, AC करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो आपका EP है प्राइमरी कॉइल का EMF है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, प्राइमरी के अक्रॉस जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और ये नंबर ऑफ टर्न्स N। और इसके थ्रू क्योंकि आप देखो करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे, phi-p, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सेकेंडरी कॉइल में भी आ जाएगा जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सेकेंडरी कॉइल भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स किस में कम रखना है और किस में ज़्यादा रखना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा बेसिकली एम क्या है। हमें जो ये आउटपुट है यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा उसको हम आउटपुट बोलेंगे। हमें आउटपुट में जो वोल्टेज है वो कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस भी EMF इंड्यूस होगा। क्यों EMF इंड्यूस होगा, फैराडेस लॉ की वजह से, बता रहा हूँ कैसे। और अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके अंदर जो भी करंट जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, IS बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल का करंट। और इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम लोग NS बोलेंगे, और यहाँ पे इसका जो फ्लक्स होगा उसको phi-s बोलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया ट्रांसफॉर्मर का, समझ गए। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपका जो EMF है ये हम लोग ना अल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं, यहाँ पे AC करंट भेज रहे हैं। अगर आप AC करंट भेजोगे तो हमको पता है AC करंट कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है। अगर करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसके वजह से, करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। वही मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा। और सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडेस लॉ के हिसाब से इसके अंदर भी EMF इंड्यूस हो जाएगा, और यही आपका EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो ES है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका फ्लक्स दोनों में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से भी आपको EMF मिलेगा, एंड दैट EMF इज EP। मतलब मिला जुला के आपका जो EMF यहाँ पे आ रहा है EP होगा, और यहाँ पे आपका जो आ रहा है ES आ रहा है। ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट वोल्टेज की बात करते हैं, मतलब सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे phi लिख दूँ तो phi क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn of coil। मतलब कॉइल का अगर एक टर्न है सिर्फ तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, phi है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स NP है, तो टोटल फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का क्या हो जाएगा, NP इंटू phi हो जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल का क्या हो जाएगा, फ्लक्स NS इंटू phi हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक टर्न का है, टोटल के लिए नंबर ऑफ टर्न से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सेकेंडरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस होगा, ES। फॉर्मूला क्या है, याद करो, फैराडेस लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई एस बाई डी टी। सो ES विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई एस का वैल्यू। फाई एस का वैल्यू क्या लिखोगे, NS इंटू फाई। फाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो माइनस फाई, यहाँ पे क्या बचेगा, DNS बाय dt। नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने, फाई तो फ्लक्स है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं,
फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बाहर आ जाएगा, फ्लक्स तो चेंज हो रहा है इसलिए तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ये d∅dt हो जाएगा। दिस इज ES, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद हम प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं। तो प्राइमरी कॉइल का जो ईएमएफ होगा EP दैट इज इक्वल टू माइनस d∅p/dt हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ 5p। 5p का वैल्यू क्या होगा बताओ, NP इंटू 5, NP इंटू 5, यहाँ से NP नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है d∅/dt, तो ये आपको EP का वैल्यू मिल जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो आप, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको ES अपॉन EP का वैल्यू मिल जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, माइनस एन d∅/dt माइनस NP d∅/dt, तो माइनस NS d∅/dt माइनस NP d∅/dt, तो d∅/dt गया, माइनस माइनस गया, तो ES अपॉन EP जो है वो आपका NS अपॉन NP आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका पहला इक्वेशन ट्रांसफार्मर का। अब देखो, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का ज़्यादा कर दिया, वो आपके हाथ में कि किसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है, किसका नंबर ऑफ टर्न्स कम रखना है। अगर आपने सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखा है, ES को बड़ा किया NS को बड़ा किया NP, मतलब आपने न्यूमरेटर बड़ा रखा, डिनोमिनेटर छोटा रखा, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, मतलब ES विल बी ग्रेटर देन EP। ऐसे केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट EMF मतलब आउटपुट वोल्टेज होगा, वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर मान लो कोई इनपुट सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट का आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 50 वोल्ट मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपने कितना नंबर ऑफ टर्न्स रखा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दिया तो 60 वोल्ट आ जाएगा। इन शॉर्ट, आपका जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है उससे ज़्यादा वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो कहीं से अगर मान लो 10 वोल्ट का सप्लाई आपके पास है, आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया और उसमें सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दिया, तो 10 वोल्ट का 50 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आपने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को, अगर इस टाइप का आपने ट्रांसफार्मर बनाया है, तो इसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ा देगा। इन केस अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल का कम रखा है, प्राइमरी कॉइल का ज़्यादा रखा है, तो इस केस में आपका सेकेंडरी यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज से कम होगा, और ऐसे केस में हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो वोल्टेज कम कर देगा ये। तो मान लो अगर 50 वोल्ट हमने सप्लाई किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। तो हो सकता है कि अगर आप 100 वोल्ट सप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे 10 वोल्ट मिले या 20 वोल्ट मिले, मतलब इससे कम मिलेगा। कितना मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स आपने कितने ज़्यादा कितने कम रखे हुए हैं, समझे। तो हमारे पास दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है। आउटपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा मिले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आउटपुट वोल्टेज अगर आपको कम मिल रहा है तो उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि सर ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये बड़ा मज़ेदार है कि मतलब हम 10 वोल्ट दें आपको 50 वोल्ट मिल जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दिया तो 10 वोल्ट से हम 100 वोल्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे में तो हम कम एनर्जी दे के ज़्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं। देखो, कम एनर्जी दे के आप ज़्यादा एनर्जी तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है। आप सिर्फ वोल्टेज बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अब इसको समझते हैं हम लोग, एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जितना एनर्जी सप्लाई करोगे उतना ही एनर्जी आपको आउटपुट में ही मिलेगा। वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको कम वोल्ट पे ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में कमी ज़रूर आएगी। किस चीज़ में कमी आएगी वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखो, यहाँ पे हम मान के चलते कि हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मुझे बोलना था, ये जो आपको NS/NP दिख रहा है ना, ये जो रेशियो होता है सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्न्स का, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही है, बुक में दिया था मैंने बता दिया, ये दिस इज टर्न रेशियो। अच्छा, अब देखो, हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका एनर्जी लॉस नहीं होता है, मतलब
अगर आपने प्राइमरी में कुछ एनर्जी इनपुट दिया है तो आपको सेकेंडरी में भी उतना एनर्जी मिलेगा। देखो जितना एनर्जी दोगे उतना एनर्जी मिलेगा, कम एनर्जी देने पर ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल जा रहा है। हाँ, वोल्टेज ज़रूर कम वोल्टेज देने पर आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल जा रहा है, पर कम वोल्टेज देने पर ज़्यादा वोल्टेज मिलने का मतलब ये नहीं कि आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिला। एनर्जी उतनी होगी। 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई करोगे 1 सेकेंड में उतनी ही एनर्जी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। 1 सेकेंड में आप जितनी एनर्जी सप्लाई करते हो उसे पावर बोला जाता है। ठीक है, तो इनपुट में जितना पावर दे रहे हो, मतलब 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट में भी पावर मिलेगा। अगर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर ट्रांसफर होते समय कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता है। जब आपने यहाँ पे पावर दिया, एनर्जी दिया, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस में से निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमेशा आपको आउटपुट में जो एनर्जी मिलता है वो हमेशा इनपुट वाले एनर्जी से कम मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से पावर का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तब बस इतना ही हो सकता है कि जितनी एनर्जी आपने दी, जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आउटपुट पावर होगा। ऐसे केस में हम ट्रांसफॉर्मर को आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जहाँ पे इनपुट पावर आपके आउटपुट पावर के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। 3 फॉर्मूले, V इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर और V स्क्वायर बाय आर, पर हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इंटू आई। ठीक है, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। अब इनपुट पावर के लिए इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी का वोल्टेज दैट इज EP, और करंट प्राइमरी का करंट IP। ठीक है, IP यूज किया हुआ है ना, IP। चल, तो यहाँ पे मैं IP यूज कर लेता हूँ। तो ये हो गया इनपुट पावर, दैट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, EP IP इज इक्वल टू ES IS हो जाएगा, तो ES अपॉन EP का वैल्यू क्या होगा? IP अपॉन IS हो जाएगा। ध्यान से, ES अपॉन EP, IP अपॉन IS। अब हमको पता है कि ES अपॉन EP क्या होता है? NS अपॉन NP होता है। इसका मतलब ES अपॉन EP विल बी इक्वल टू NS अपॉन NP एंड दैट विल बी इक्वल टू IP अपॉन IS। ये आपके आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हो गया, जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करूँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में NS NP से बड़ा होता है। आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा, इनपुट का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। NS NP से बड़ा है तो ES भी EP से बड़ा हो जाएगा, ES भी EP से बड़ा हो जाएगा। देखो, न्यूमरेटर बड़ा है तो सबका न्यूमरेटर ही बड़ा होगा। तो यहाँ देखोगे आप कि न्यूमरेटर IP है ना कि IS है, मतलब IP IS से बड़ा है। तो अगर IP IS से बड़ा है तो IS IP से छोटा हो जाएगा, तो IS विल बी लेस देन IP। यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि ऊपर सेकेंडरी है, यहाँ पे ऊपर प्राइमरी है, नीचे प्राइमरी, यहाँ पे ऊपर नीचे सेकेंडरी है। तो NS बड़ा, ES बड़ा, लेकिन IS छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको आउटपुट में वोल्टेज तो ज़्यादा मिल रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, पर करंट कम हो जा रहा है, तो वो कंपनसेट कर ले रहा है। आउटपुट में वोल्टेज अगर आपको ज़्यादा मिल भी रहा है लेकिन आपको करंट नहीं मिल पाएगा, करंट कम मिल जाएगा, और मिला जुला के आपको उतनी ही एनर्जी मिल रही है आउटपुट में भी जितना एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो इनपुट से, ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझे? सॉरी। तो ये जो आप सोच रहे थे कि वोल्टेज ज़्यादा मिलने पे आपको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे आउटपुट का उतना ही करंट कम हो जाएगा, और मिला जुला के एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितने आपने सप्लाई किया हुआ है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आप बताओ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा फिर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस इज फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, याद रखना। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा बताओ? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो प्राइमरी कॉइल से कम होता है।
तो सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ होता है वो प्राइमरी कॉइल से कम होता है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल का जो करंट होगा इस बार वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपका जो प्यारा सा चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अब एंड होने पे आ गया है और ये चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पे होता है ख़त्म। इसके बाद हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल सेक्शन में इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।